मेरे हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव देखता हूँ। इस इलेक्शन से ये उम्मीद थी कि भाई ये पार्टी स्पॉइलर ना बने, क्योंकि लास्ट साल भर से हमारी पार्टी शुरू ही होती है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। करेक्ट। लास्ट ईयर अच्छा होने वाला था तो ट्रम्प साहब ने 7th को लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया, राइट। फिर सेबी ने लॉन्ग पोजीशंस पे रोक लगा दी, फिर निकले ही थे, फिर और ट्रेड वॉर मजबूत हो गई अगस्त में, फिर ईरान वॉर हो गया, फिर एसटीटी हो गई, राइट। कुछ ना कुछ हुआ। सो ये जो पार्टी स्पॉइलर हो सकता था सेंटिमेंट का, दैट आई थिंक, जो अगर ये भी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है तो भी चलेगा, बट क्योंकि इधर 42 लोकसभा सीट्स हैं, अगर आप 2014 में देखें तो 2 सीट थी, फिर 18 सीट हुई 19 में, और 24 में वापस 12 सीट हो गई थी पार्लियामेंट में वेस्ट बंगाल से। सो दिस टेल्स यू दैट क्या ये 10-15 सीटें और आ सकती हैं 2029 में। Of course, that's a long way away. Correct. So party spoiling is out of the window. That's great. Second, I think it gives some solidity towards the 2029 elections. तो ये पॉजिटिव है सेंटिमेंट के लिए। बिजनेस के लिहाज से भी लगता है कुछ फर्क पड़ेगा कि बंगाल जितना पोटेंशियल है शायद उस लिहाज से बिजनेस कर नहीं पाया, काफी लोगों का ऐसा मानना है। कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा कि कुछ एक राज्य और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है देश की इकोनॉमी में? बिल्कुल सर, अनिल सर आपने पैराफ्रेज इतना अच्छा कर दिया। एक्चुअली आप लास्ट में बोलते तो इट वुड हैव बीन बेटर। प्रिसाइजली आई थिंक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन काफी दशकों से वेस्ट बंगाल का काफी कम रहा है, एंड उधर की इकोनॉमी के लिए तो बुरा रहा ही है, एंड वो तो पोर्ट भी है, गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न साइड का, राइट। सो आई पर्सनली थिंक फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स किक इन हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर जो मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा क्रिटिकल होता है, ये सब एड्रेस होंगे, फिजिकल डिसिप्लिन थोड़ा बढ़ेगा। सो आई थिंक डेफिनेटली इकोनॉमी वाइज गवर्नमेंट फॉर्म करने में बहुत फायदा है। इट कुड हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब तिनके को मतलब तिनके का सहारा चाहिए, वो तो जरूर बन सकता है वेस्ट बंगाल के। अब थोड़ा दूसरे फैक्टर्स पे आते हैं। क्रूड $108 पे, अब ये समझ में आ रहा है कि खुश होना चाहिए कि 126 से 108 आ गया, या अभी दुखी हो 100 से 108 या 90 से 108 है? तो क्रूड की जो स्टोरी है ना सर, मैं गलत चला गया। मैंने बोला था आपके शो पे कि 120 का जो हुआ था, पीक इज बिहाइंड अस, करीबन थोड़ा सा $5-6 कुछ मोमेंटरीली पीक नहीं वाली एस्टेब्लिश जरूर हुई। 120 के ऊपर टिका नहीं, वो मुश्किल से घंटे 2 घंटे था बस। सो अगर ये अभी भी मेरी थॉट प्रोसेस है कि सस्टेन्ड वहां नहीं रह सकता, तो सवाल ये उठता है कि कितनी देर एलिवेटेड हो सकता है, वही सवाल है। अगर कितनी देर किधर एवरेज प्राइस क्या आएगी क्रूड की इस फाइनेंशियल ईयर की, आई थिंक दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट, दैट हाई पीक मीडियन मीन इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। मेरे हिसाब से FY27 में क्रूड की मीडियन मीन समझ लेते हैं फॉर क्लोजिंग वैल्यूज 85 से नीचे आएगी, ये मेरा अंदेशा है, राइट। अगर ये है तो ठीक है, अगर मीन ही 95-98 आती है तो दिक्कत है। दिक्कत भी इनडायरेक्ट दिक्कत बहुत बड़ी है, एक्सचेंज रेट पे दिक्कत है, सेंटिमेंट पे दिक्कत है, FII के इन्फ्लोस पे दिक्कत है, बट आई थिंक अगर 85 इज द मीन, वी विल बी ओके। ऑफ कोर्स इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, बट इन्फ्लेशन शुक्र है कि आपका 3.12 आया हुआ लेटेस्ट मार्च वाला, विच आई थिंक इज वेल बिलो द डिस्कम्फर्ट जोन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। $85 के आसपास एवरेज कॉस्ट आ जाए साल भर की तो ठीक है। नतीजे चुनाव के हो गए, अब कंपनियों के रिजल्ट सीजन ठीक चल रहा है सर? रिजल्ट सीजन ठीक चल रहा है सर। रिजल्ट सीजन में भी एक होती है क्वांटिटी, दूसरी होती है क्वालिटी, मतलब साइज। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की निफ्टी में 40% है, करेक्ट, IT 12% है, फिर है आपका ऑटोमोबाइल और कंजम्पशन, राइट, एंड कैपिटल गुड्स, ये हो जाते हैं 70-80%। इनके नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वेट्स इधर है। NSE 500 में आप देखते हैं तो 5-6% फाइनेंशियल सर्विसेज की कम है, 35 है NSE 500 पे। ब्रॉडर मार्केट is nothing but a negative position on financial services relative to Nifty. Coming back, मेरे हिसाब से नतीजे जो हैवी वेट्स के हैं वो ठीक आ जाएंगे, बैंकों के नतीजे ठीक आने की उम्मीद है। That's what I was trying to get to. तो 1175, 1176 is the actual number of earning for Nifty, हमारा अंदेशा है।
1100, वी डोंट लुक एट 26 FY26 1176 रुपीज की अर्निंग्स ऑन अ कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बेस, क्योंकि 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंट हर साल चेंज हो जाते हैं। करेक्ट। तो उसी के बेस पे देखना पड़ता है ग्रोथ नंबर। अब एक कंपनी आनंद राठी की कंपनी अगर कोई नए इंडेक्स में आती है तो पुराने वाले जिसको निकाला है उसके साथ आप ग्रोथ कंपेयर नहीं कर सकते। करेक्ट। सो कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रोथ ऑफ 8% और निफ्टी होती दिख रही है सर। यानी 20-20.5 के मल्टीपल पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है, विच इज फेयर। वो भी पुराना है, न कि वित्त वर्ष 2027 की अर्निंग पर। पास्ट अर्निंग पे 20 के मल्टीपल पर ठीक है। अब आइए सर, कहाँ आपको लगता है किस तरह के फंड्स बढ़िया पैसा बनाए? स्मॉल कैप ने तो कमाल कर दिया, पूरे अप्रैल के महीने में 18-19% के रिटर्न। अब भी बनेंगे पैसे? सर ये सॉरी, छोटा हूँ बड़ी बात एंड अपनी खुद की पीठ नहीं तपता रहा हूँ। आपको याद होगा कि 9 मार्च से मैं कह रहा हूँ कि ब्रॉडर मार्केट आपको सेक्टर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी ऊपर होती है मार्केट उतना आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। Correct. जितनी नीचे होती है उतना आपको जेनरिक होना पड़ता है। करेक्ट, राइट। तो अगर 22,500 पे मैं सेक्टरों को नहीं ढूंढूं, क्योंकि रिस्क भी कोई चीज है, मैं रिस्क रिवॉर्ड बिकम सो अनफेवरेबल टू बाय अ स्टॉक, राइट। तो आप मेरे हिसाब से जैसे स्मॉल कैप डिड वेरी वेल। अब रहा सवाल, देखिए 22 की पी भी काफी बार ज्यादा होती है, जैसे प्रीवियस प्रश्न में आपने समझा। कभी कभार 22 की पी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। करेक्ट। क्यों अट्रैक्टिव होती है? लिक्विडिटी पे निर्भर करता है। अब लिक्विडिटी पे निर्भर, देखो सर, एक स्टॉक होता है 60 की पी पे भी गिरता ही नहीं है। बाकी बिजनेस में आप कोई भी चीज आप बता नहीं पाएंगे डिफरेंस क्यों है 30 पी और 60 पी में। करेक्ट। ओनरशिप की सॉलिडिटी पे होता है। अब मेरा ये मानना है कि 22 की पी आपको स्टेबल मार्केट देगी इस साल, क्योंकि आपके जो कैश पाइल है, अब अप्रैल के आंकड़े आएंगे मई तक, म्यूचुअल फंडों के 2,10,000 करोड़ की कैश निकल के आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। 1,85,000 की स्टार्ट वैल्यू थी और क्लोजिंग वैल्यू अप्रैल की हमारी एल्गोरिथमिक कंप्यूटेशन से उसमें थोड़ी टॉलरेंस डालनी चाहिए। 2,10,000 करोड़ अभी भी कैश बढ़ गया कैश, बढ़ गया 24,000 से बढ़ गया। आइडियली इतने पैसे, कितने पैसे लगा दिए ऑलमोस्ट इस साल, इस महीने अप्रैल के महीने 3,07,000 करोड़ डीआईएस के है। हाँ, कितने सर? 3,07,000। अब 3,07,000 डीआई के डलने के बाद अगर कैश की मात्रा बड़ी है तो एक अलग तात्पर्य निकलता है, और कैश की मात्रा अभी 10,000 करोड़ ही बचे हैं तो अलग मई के लिए अलग बुलिशनेस बेरिशनेस लगती है। तो मेरा ये मानना है कि कैश पाइल घट नहीं रहा। एफआई रोज बेचने के बावजूद आपकी 2,09,000 की कैश पाइल आने की उम्मीद है। म्यूचुअल फंडों ने डेली फ्लोज को अगर आप टोटल करते हैं तो 50,000 करोड़ डाला है। मेरा दैट्स व्हाई आई वुड से। तो पिछले 10 महीनों में लोकल फंड्स ने 3,07,000 करोड़ डाले हैं। पिछले 10 महीनों में एफआई ने 3,90,000 करोड़ का बेचा है। और जो आप पिछले महीने का पूछ रहे हैं वो नंबर मैं आपको बताता हूँ। पिछले महीने एफआई ने बेचा है 70,000 करोड़, 70,153 करोड़, और घरेलू फंड ने खरीदा है 51,064 करोड़, 51,000। तो इस बार थोड़ा हाथ रोका, पैसे पड़े इनके पास। करेक्ट। अब इसमें मैं थोड़ी माइक्रोस्कोपिक स्प्लिट देता हूँ, डीआई की देखता हूँ वीकली। एक होता है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पीएमएस, एआईएफ और बैंक की ट्रेजरी। करेक्ट। ये सबको नहीं, बैंक की ट्रेजरी को डीआई में नहीं काउंट करते। ये 4 काउंट। अप्रैल के लास्ट हफ्ते में इंश्योरेंस कंपनी ने 4,400 करोड़ बेचा है। म्यूचुअल फंडों ने 14,000 करोड़ खरीदा है, पीएमएस ने 1,200 बेचा है और एआईएफ ने 1,800 बेचा है। अब इसमें स्प्लिट में समझ में आता है कि डीआईए का लंपी नंबर तो देखते हैं, बट म्यूचुअल फंडों ने 14,000 खरीदा और इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000